Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pacific Group of Colleges Multan campus. Today we will study about chemistry chapter number 2. Lecture number 2 आज हम स्टडी करेंगे. चैप्टर का नेम है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री और जो टॉपिक आज हम स्टडी करेंगे दैट इज़ क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी के बारे में यहाँ आपको जो पिक्चर नज़र आ रही है इससे थोड़ा सा जनरल आपको बता रहा हूँ कि ये क्या होती है, फिर आगे हम स्टार्ट लेते हैं इसका प्रॉपर. बेसिकली इसमें हम डिफरेंट कलर्स को, डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं. इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है क्रोमेटोग्राफी. सिंपल वर्डिंग में अगर हम बात करें, डिफरेंट कंपोनेंट्स को, डिफरेंट कलर्स को एक दूसरे से जब हम सेपरेट करते हैं, किसी मिक्सचर से सेपरेट करते हैं, जैसे कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है, इस टर्म को नाम दिया जाता है क्रोमेटोग्राफी. अभी तक जो हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, हमने कहा था हम इस चैप्टर में स्टडी करते हैं सेपरेशन टेक्निक्स. सेपरेशन टेक्निक्स जो अभी तक हमने पढ़ी उसमें हमने पढ़ा फिल्ट्रेशन, उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन, नेक्स्ट हमने पढ़ा सब्लिमेशन और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन. अब लास्ट सेपरेशन टेक्निक और लास्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का जो कि हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ क्रोमेटोग्राफी. आज हम स्टार्ट लेंगे क्रोमेटोग्राफी से. सबसे पहले देखेंगे कि ये होता क्या है, इसको डिराइव कहाँ से किया गया, इसको यूज़ किस लिए करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, वो सारी चीज़ें हम स्टार्ट में इसके डिस्कस करेंगे. सबसे पहले अगर हम बात करें क्रोमेटोग्राफी के ओरिजिन की, कि इसकी बुनियाद क्या है, इसको डिराइव कहाँ से किया गया, तो द वर्ड क्रोमेटोग्राफी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रोमाटोस. ग्रीक कहते हैं यूनान को. यूनानी लफ्ज़ है एक हमारे पास क्रोमाटोस, KHROMATOS, जिसका मतलब होता है कलर राइटिंग. तो क्रोमेटोग्राफी का अगर हम लफ्ज़ी मतलब देखें तो वो बनता है कलर राइटिंग. कलर से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है, जो सेपरेशन होती है, उसे नाम दिया जाता है क्रोमेटोग्राफी का. तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि व्हाट इज़ क्रोमेटोग्राफी, वेयर इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम. व्हाट इज़ क्रोमेटोग्राफी में आप डेफिनेशन लिखते हैं और वेयर इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम में आप बताते हैं कि ये ग्रीक वर्ड क्रोमेटोस से डिराइव हुआ, जिसका मतलब है कलर राइटिंग. दिस टेक्निक इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर. जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि डिफरेंट कलर्स को हम सेपरेट करते हैं मिक्सचर से, तो जो डिफरेंट कलर्स को आप कंपोनेंट्स कह सकते हैं. उन कंपोनेंट्स को आपने किसी एक मिक्सचर के अंदर से निकालना है और अलग अलग करना है. उसके लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसे कहते हैं क्रोमेटोग्राफी. मिसाल के तौर पे आपके पास मिक्सचर है रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो कलर का. अगर आपने उन चारों कलर्स को सेपरेट करना है तो उस वक्त वो चारों कलर्स आपके कंपोनेंट्स कहलाएंगे. तो वो जो सेपरेशन का प्रोसेस आप यूज़ कर रहे हैं उनको सेपरेट करने के लिए उसे कहते हैं क्रोमेटोग्राफी. तो अभी तक जो बात हमने डिस्कस की कि इसको डिराइव किया ग्रीक वर्ड क्रोमेटोस से, जिसका मतलब है कलर राइटिंग, और ये सेपरेशन के लिए यूज़ होता है फॉर द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर. उसके बाद अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ सेपरेशन. ये सेपरेशन की एक टेक्निक है इन विच कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव अफिनिटीज़ फॉर स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज. अब इसमें 2-3 चीज़ें हम न्यू पढ़ेंगे. यहाँ तक जो बात है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक टेक्निक है सेपरेशन की, जिसमें हम किसी भी मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं. अब किस बेस पे सेपरेट करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो हम इस डेफिनेशन में देखेंगे. आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव अफिनिटीज़. अफिनिटी कहते हैं अहलियत को, सलाहियत को. रिलेटिव कहते हैं रिलेशन बनाना किसी चीज़ के साथ. तो किसी चीज़ का रिलेशन कि वो किस काबिल है, किस अहल है, किस हद तक जुड़ सकता है, किसके साथ, स्टेशनरी फेज़ के साथ या मोबाइल फेज़ के साथ. अब ये 2 न्यू टर्म्स हैं जो आपने पहले डिस्कस नहीं की हुई, लेकिन हम इसके नाम पे फोकस करते हैं, फिर इसके बाद इसको देखेंगे कि ये क्या होते हैं. स्टेशनरी कहते हैं साकिन, यानी कि रुका हुआ, जो मूव नहीं कर सकता, और मोबाइल कहते हैं हरकत करने वाला. तो मोबाइल फेज़ वो होगा जो मूव करेगा, हरकत करेगा, और स्टेशनरी फेज़ वो होगा जो स्टॉप रहेगा, रुका रहेगा, इसके अंदर मूवमेंट नहीं होती. तो अगर हम दोबारा डेफिनेशन को देखें तो ये सेपरेशन की टेक्निक है जिसमें हम कंपोनेंट्स को मिक्सचर से सेपरेट करते हैं इस बुनियाद पर कि उनकी जुड़ने की सलाहियत या तो स्टेशनरी फेज़ के साथ ज़्यादा है या मोबाइल फेज़ के साथ. तो इस टर्म को कहा जाता है क्रोमेटोग्राफी. ये हमारी डेफिनेशन है कि आपने अहलियत बतानी है कि कंपोनेंट्स की जुड़ने की सलाहियत स्टेशनरी के साथ ज़्यादा है या मोबाइल के साथ. तो ये हो गई डेफिनेशन क्रोमेटोग्राफी की. इसके बाद हम बात करते हैं रिलेटिव अफिनिटीज़ की.
रिलेटिव अफिनिटीज़ जो एक वर्ड इसमें इस्तेमाल हुआ था, द एबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स की सलाहियत टू अटैच विद स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस, कि वो किस हद तक मोबाइल फेस से जुड़ते हैं या स्टेशनरी फेस से, इसे कहते हैं रिलेटिव अफिनिटी। तो ये टर्म आपने लाजमी ज़हन में रखनी है क्योंकि इसका इस्तेमाल है डेफिनेशन के अंदर। तो अभी तक जो बातें हमने डिस्कस की, ओरिजिन पढ़ा, कहाँ से डिराइव किया, कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेशन पढ़ी, क्या डेफिनेशन है, उसके अंदर 2-3 वर्ड न्यू पढ़े, उसमें जो एक वर्ड मेजर था रिलेटिव अफिनिटीज़, उसको हमने देखा कि ये क्या होता है। अब हम आगे मूव करते हैं फेजेस इन क्रोमेटोग्राफी, जिनका जिक्र डेफिनेशन में हुआ। 2 तरह के फेज़ क्रोमेटोग्राफी में इन्वॉल्व होते हैं। सोल्यूट का मतलब यहाँ पे आपका वही मिक्सचर है जिसके अंदर से आपने कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है। तो वो कह रहा है आपने सोल्यूट को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 फेजेस के अंदर। कौन कौन से फेज़? एक है स्टेशनरी फेज़ और एक है मोबाइल फेज़। अब यहाँ आपको एक डायग्राम नज़र आ रही होगी, ये वैसे आपका अगला टॉपिक है पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये उसकी डायग्राम है, लेकिन यहाँ से जो आपको बात समझानी है वो है स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ की। अभी हमने पढ़ा कि मोबाइल फेज़ वो होता है जो मूव करता है और स्टेशनरी फेज़ वो होता है जो रुका रहता है, साकिन रहता है। अब अगर आप इस डायग्राम में देखें, इस बॉक्स में आपको एक पेपर नज़र आएगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा पेपर। ये पेपर अपनी जगह पे फिक्स है, ये मूव नहीं कर सकता। और अगर हम इस सॉल्वेंट की बात करें तो ये सॉल्वेंट कैपिलरी एक्शन के ज़रिए से मूव करता है ऊपर। कैपिलरी एक्शन आपने पढ़ा हुआ है कि नीचे से पानी का ऊपर की तरफ मूव करना, पौधों में जो आप पढ़ते हैं बायो के अंदर। तो कैपिलरी एक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व होता है जिसके ज़रिए से सॉल्वेंट यानी कि लिक्विड आपका वो मूव करके चला जाता है ऊपर। किसके ऊपर? इस पेपर के ऊपर, जिसका नाम है स्टेशनरी फेज़। तो यहाँ से ये पता चला कि मोबाइल फेज़ मूव करता है स्टेशनरी फेज़ के ऊपर। तो ये 2 टर्म्स आपने ज़हन में रखनी है कि जो रुका हुआ होगा, जो साकिन होगा, उसे स्टेशनरी फेज़ कहते हैं, और जो मूव कर सकता है, इसके अंदर एबिलिटी है मूव करने की, उसे हम कहते हैं मोबाइल फेज़। ये 2 टर्म यहाँ डायग्राम से ज़हन में रखिएगा। इसके बाद हम आगे मूव करेंगे स्टेशनरी फेज़ पे। स्टेशनरी फेज़ की अगर हम बात करें और मोबाइल फेज़ की, अक्सर इनका डिफरेंस आ जाता है पेपर में। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी फेज़ एंड मोबाइल फेज़? तो दोनों का फ़र्क आपको पता होना चाहिए, दोनों की एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए ताकि आप पूरा प्रॉपर शॉर्ट क्वेश्चन लिख सकें। अक्सर अलग अलग भी आ जाता है स्टेशनरी और मोबाइल, बाज़ औक़ात इकट्ठे भी आ जाते हैं। अब अगर हम सिंगल देखें स्टेशनरी और मोबाइल को, अभी हमने कहा कि ये मूव नहीं कर सकता, तो पहला पॉइंट यही होगा, इट मे बी सॉलिड। सबसे पहला पॉइंट, सॉलिड चीज़ जो मूव नहीं कर सकती। दूसरे नंबर पे, इट मे बी लिक्विड सपोर्टेड एज थिन फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ एन इनर्ट सॉलिड। इस पॉइंट को ज़रा तवज्जो से समझेंगे कि या तो ये सॉलिड होगा, दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा, या ये लिक्विड हो सकता है। अब लिक्विड की अगर बात करें तो लिक्विड तो मूव करता है, तो फिर कैसे आप इसको जस्टिफाई करेंगे कि स्टेशनरी फेज़ में शामिल है? तो अगर वो लिक्विड है तो उसको सपोर्ट होगी किसकी? थिन फिल्म की, ऑन द सरफेस ऑफ एन इनर्ट सॉलिड। इसका मतलब है कि ये लिक्विड जिस सॉलिड के ऊपर मौजूद है उसके साथ वो रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कौन सा सॉलिड है? इनर्ट। इनर्ट का मतलब यहाँ मेंशन किया हुआ है नॉन रिएक्टिव। तो वो लिक्विड जो उस सॉलिड के ऊपर मौजूद है, वो सॉलिड सिर्फ उसे सपोर्ट करेगा ताकि वो वहाँ पे स्टे कर सके, वो कभी भी उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि पेपर है हमारे पास, कागज़ जो होता है उसके ऊपर आप देखें अगर पानी का ड्रॉप गिरता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि पेपर के अंदर पहले से पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, तो जैसे ही उनको सेम बिहेवियर मिलेगा वो उसके साथ अटैच होकर फैलना शुरू कर देता है। तो ये इसकी एग्जांपल है, लिक्विड सपोर्टेड एज थिन फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ एन इनर्ट सॉलिड। तो ये दोनों टर्म्स आपने ज़हन में रखने हैं कि या तो ये सॉलिड होगा या ये लिक्विड होगा। अब एग्जांपल क्या है इसकी? एलुमिना, सिलिका जेल, सिलिका, चारकोल, फिल्टर पेपर, एसीटोन, वाटर, इथाइल अल्कोहल। काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, कोई सी 2-3 आप लाजमी अपने जहन में रखें। टेक्स्ट बुक में शायद आपको ना मिलें, लेकिन यहाँ मौजूद हैं तो इनको अपने पास सेव कर लें। उसके बाद है हमारे पास मोबाइल फेज़। चूँकि स्टेशनरी फेज़ मूव नहीं कर सकता तो इसका ऑपोजिट क्या है? मोबाइल फेज़, वो आसानी से मूव कर सकता है। अब इसके अंदर क्या कंडीशन है? मूव करने वाली चीज़ें 2 होती हैं, या तो लिक्विड या तो गैस। तो हम कह सकते हैं ये लिक्विड होगा या ये गैस होगा। इट फ्लोज ओवर द सरफेस ऑफ द स्टेशनरी फेज़, और ये हमेशा मूव करेगा स्टेशनरी फेज़ की सरफेस के ऊपर। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि ये रुका हुआ है अपनी जगह पे और ये लिक्विड मूव करता है इसके ऊपर। तो यहाँ से बात क्लियर है कि हमेशा मोबाइल फेज़ मूव करेगा स्टेशनरी फेज़ की सरफेस के ऊपर। ये 2 पॉइंट आपने अपने ज़हन में रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल, एसीटोन है, वाटर है, इथाइल अल्कोहल है, बेंजीन है, हाइड्रोजन गैस है, N2 गैस है।
अब देखें कुछ चीज़ें इसमें कॉमन आ रही हैं, वो क्यों? क्योंकि हमने कहा इसमें भी लिक्विड शामिल होता है लेकिन उससे सपोर्ट होती है, तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे सिर्फ लिक्विड और गैस है, यहाँ पे वो लिक्विड है जिसे सपोर्ट मिलती है सॉलिड के ऊपर। तो कोई सी 2-3 डिफरेंट एग्जांपल्स आप लोग इसमें याद कर सकते हैं। तो ये तो हो गई डिस्कशन स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ की और इनका डिफरेंस। इसके बाद हम आगे एक वीडियो है छोटी सी, इसमें हम देखेंगे कि स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ वर्क कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आपको स्टेशनरी फेज़, ये जो यहाँ मेंशन किया हुआ, तो ये जितना हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये सारा कंसीडर होगा स्टेशनरी फेज़ में। और ये जो साइड से आया है ये क्या है? मोबाइल फेज़। तो मोबाइल फेज़ मूव करेगा ऊपर और स्टेशनरी फेज़ अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। अब ये जो आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं डिफरेंट, ये क्या है? ये आपका मिक्सचर था जिसके अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट थे। आपको कलर नज़र आ रहा है, रेड है, येलो है, ठीक है, इसमें ब्लू है, ब्लैक है। तो ये कंपोनेंट्स क्या हो रहे हैं? सेपरेट हो रहे हैं। जैसे ही मोबाइल फेज़ आया उसने मूव करना शुरू किया, ये सारे कंपोनेंट सेपरेट हो गए, 1 2 3 4। तो इसका मतलब है इस मिक्सचर के अंदर जो यहाँ मौजूद था इसमें 4 तरह के हमारे पास कंपोनेंट्स मौजूद थे। तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गए? मूव करते गए और सब सेपरेट होते गए। जिसकी अफिनिटी मोबाइल फेज़ के साथ ज़्यादा थी, जुड़ने की सलाहियत मोबाइल फेज़ के साथ ज़्यादा थी, वो मोबाइल फेज़ के साथ आगे आ जाएगा। जिसकी सलाहियत स्टेशनरी फेज़ के साथ जुड़ने की ज़्यादा थी वो कोशिश करेगा अपनी जगह पे स्टे करेगा, या अगर मूव करेगा भी तो बहुत कम करेगा। तो ये डायग्राम हमें बेसिकली, ये वीडियो हमें बेसिकली ये बताती है कि स्टेशनरी और मोबाइल फेज़ किस तरह से वर्क करते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसके बाद हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की अगर हम बात करें तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। ये ज़हन में रखिएगा, ये एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, ये लास्ट टाइम हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में भी पढ़ा था, उसी तरह का यहाँ पे भी इन्वॉल्व है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बिटवीन 2 फेजेस इज़ गवर्न्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। वो कह रहा है ये जो कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना, कौन से कंपोनेंट? जो अभी हमने देखा 3-4 किस्म के होते हैं किसी भी मिक्सचर में, वो अपने आप को 2 तरह के फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। तो इसका हम एक रिलेशन बना लेते हैं, एक फार्मूला बना लेते हैं। वो किस तरह से है हम ज़रा यहाँ देख लेते हैं। K इज़ इक्वल टू, रिप्रेजेंट किससे करेंगे इसको? K से, कंसनट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन द मोबाइल फेज डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द स्टेशनरी फेज। अब यहाँ पे आपको एक टेक्निकल पॉइंट बताऊंगा MCQs का, दोबारा से इसको देख लें। कंसनट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन द मोबाइल फेज डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द स्टेशनरी फेज। आपने मिकदार बतानी है कंपोनेंट की मोबाइल फेज़ में और स्टेशनरी फेज़ में। मोबाइल फेज़ की वैल्यू ऊपर आ जाएगी, स्टेशनरी फेज़ की नीचे आ जाएगी। अब ज़रा तवज्जो से देखिएगा इसको। अगर किसी कंपोनेंट की कंसंट्रेशन मोबाइल फेज़ के अंदर ज़्यादा है तो उसका के के साथ रिलेशन क्या बनेगा? डायरेक्ट। अगर किसी कंपोनेंट की कंसंट्रेशन स्टेशनरी फेज़ के अंदर ज़्यादा है तो उसका के साथ रिलेशन क्या बनेगा? इन्वर्स। तो ये डायरेक्ट और इन्वर्स रिलेशन भी आप लोगों ने याद रखना है ताकि आपको ये चीज़ें ज़रा क्लियर रहें। इसी तरह एक और पॉइंट इसके अंदर, अगर आपके पास के की वैल्यू बड़ी आ रही है, अगर आपके पास के की वैल्यू बड़ी आ रही है तो आपका कंपोनेंट ज़्यादा कहाँ मौजूद होगा? मोबाइल फेज़ के अंदर। क्यों? क्योंकि उसके साथ रिलेशन क्या है? उसका डायरेक्ट है। और अगर आपके पास के की वैल्यू छोटी आ रही है तो आपका ज़्यादा कंपोनेंट कहाँ प्रेजेंट होगा? स्टेशनरी फेज़ के अंदर। क्यों? क्योंकि उसके साथ रिलेशन उसका क्या है? इन्वर्स। और इन्वर्स में हम क्या पढ़ते हैं कि अगर नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है, यानी कि के साथ रिलेशन आप बनाएं उसका। तो ये टर्म आपने अपने ज़हन में रखनी है MCQs के अकॉर्डिंग लाजमी। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। अब इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, वही जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ वही हम नीचे देखेंगे। अब देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़ फॉर द वैल्यू ऑफ के। कौन कौन सी? द कंपोनेंट विद ग्रेटर वैल्यू ऑफ के रिमेन लार्जली डिजॉल्व इन द मोबाइल फेज़। वही बात जो मैंने भी आपको बताई कि अगर के की वैल्यू बड़ी है तो कंपोनेंट कहाँ रहेगा? मोबाइल फेज़ में। एंड पासेस ओवर द स्टेशनरी फेज़ क्विकली, और सारी चीज़ों को लेके मूव करता हुआ उसके ऊपर से स्टेशनरी फेज़ के ऊपर से गुजर जाएगा। दूसरा पॉइंट, द कंपोनेंट विद स्मॉल वैल्यू ऑफ के। अगर के की वैल्यू क्या आ रही है? स्मॉल, तो ज़्यादातर आपका कंपोनेंट रहेगा स्टेशनरी फेज़ में और मोबाइल फेज़ उसके ऊपर जो है वो फॉलोज ओवर इट। मोबाइल फेज़ के ऊपर बस ऊपर से वो गुजर जाएगा। स्टेशनरी फेज़ पड़ा रहेगा, कंपोनेंट भी आपका पड़ा रहेगा, मोबाइल फेज़ उसके ऊपर से मूव करके चला जाएगा। तो ये 2 चीज़ें MCQs के लिए आपने लाजमी याद रखनी है, डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। अब हम आगे मूव कर रहे हैं टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी हमारे पास हैं 2 टोटल। एक टर्म है एडजॉर्प्शन, एक टर्म है पार्टीशन।
दोनों में फ़र्क याद रखिएगा, एक टर्म है एडजॉर्प्शन, दूसरी है पार्टीशन। एडजॉर्प्शन की अगर आप बात करें, इसका मतलब होता है फिज़िकली अटैच होना किसी चीज़ का, किसी सरफेस पे फिज़िकली किसी चीज़ का अटैच हो जाना, उसे हम नाम देते हैं एडजॉर्प्शन का। और पार्टीशन किसे कहते हैं, डिवाइड कर देना, तकसीम कर देना चीज़ों को, उसे हम नाम देते हैं पार्टीशन का। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की अगर बात की जाए, द क्रोमेटोग्राफी इन विच द स्टेशनरी फेज इज सॉलिड इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहला पॉइंट जो आपने याद रखना है कि ऐसी क्रोमेटोग्राफी जिसमें हमारा स्टेशनरी फेज सॉलिड होता है, लिक्विड या गैस की बात नहीं हो रही, स्टेशनरी फेज क्या होता है, सॉलिड होता है, उसे हम नाम देते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ओके, इसमें वर्किंग कैसे होती है, इन दिस टाइप अ सब्सटेंस लीव्स द मोबाइल फेज, सब्सटेंस ने मोबाइल फेज को छोड़ दिया। मतलब अगर मोबाइल फेज स्टेशनरी फेज के ऊपर मूव कर रहा था तो मोबाइल फेज का ये बनता था कि वो जितने भी कंपोनेंट उनको लेके साथ चला जाता, लेकिन इसमें क्या होगा, सब्सटेंस मोबाइल फेज के साथ अटैच नहीं होगा, अपने आप को अटैच करेगा किसके साथ, सरफेस के साथ, यानी कि स्टेशनरी फेज के साथ, जो कि स्टेशनरी फेज किसका बना हुआ है, सॉलिड का। तो उसे हम नाम देते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। दोबारा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देख लें एक दफ़ा। मैंने कहा सबसे पहला पॉइंट इसमें स्टेशनरी फेज क्या होगा, सॉलिड, और दूसरा सब्सटेंस मोबाइल फेज को छोड़ देगा और अटैच किसके साथ हो जाएगा, स्टेशनरी फेज के साथ, उसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा, उसे कहते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एग्जाम्पल इसमें याद रखें नाम, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर। स्टडी नहीं करते हम, ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन इनके नाम आपको आने चाहिए, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद है हमारे पास पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। बता चुका हूँ आपको, बेसिकली डिवीजन होती है, तकसीम होती है। अब ये तकसीम किसकी हो रही है, किस में हो रही है, ये हमने स्टडी करना है। द क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज इज़ अ लिक्विड। अब इसमें और इसमें डिफरेंस देखें, इसमें स्टेशनरी फेज क्या था, सॉलिड, इसमें क्या हो जाएगा, लिक्विड। लेकिन आपने याद रखना है कि लिक्विड कौन सा, जो हमने पहले पढ़ा था, किसके ऊपर मौजूद होता है, इनर्ट सॉलिड के ऊपर, जिसके साथ वो रिएक्ट नहीं करता। ये टर्म सेम भी रखनी है। तो इसे कहा जाता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। दोबारा से देख लें, इसमें स्टेशनरी फेज क्या होगा, लिक्विड, और इसमें बेसिकली होती है पार्टीशन, तो इसे कहते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। वर्किंग कैसे हो रही है इसमें, इन दिस टाइप द सब्सटेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बोथ द स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। इसमें सब्सटेंस अपने आप को डिवाइड कर लेता है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, तकसीम कर लेता है दो फेजेस के अंदर, किस किस में, स्टेशनरी और मोबाइल में। हालांकि इसमें वो टोटल जुड़ जाता था स्टेशनरी के साथ, मोबाइल के साथ जाता ही नहीं था, लेकिन इसमें वो अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता है, स्टेशनरी और मोबाइल फेज में। तो ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों का। लास्ट में हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसे GLC भी कहा जाता है। जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड है वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा क्रोमेटोग्राफी होता क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें जो वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, फेजेस, रिलेटिव एफिनिटीज़, उनको पढ़ा हमने, टाइप्स पढ़ी इसकी वर्किंग देखी कि किस तरह से इसकी वर्किंग होती है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया क्रोमेटोग्राफी का। तो ये इसके अंदर काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपकी नेक्स्ट जो असाइनमेंट है आपकी इसके अंदर इंक्लूड भी हैं, कुछ MCQs भी इसके अंदर इंक्लूड हैं, वो भी आप लोग देखेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं थोड़ा बहुत, ये एक्सरसाइज का MCQs है, ये आपको मिलेगा एक्सरसाइज के अंदर। उसके बाद हमारे पास है पेपर क्रोमेटोग्राफी किस चीज़ की टाइप है, ये आप बताएंगे, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की, ठीक है। तो इसी तरह काफ़ी सारे MCQs इसके अंदर इंक्लूड हैं जो कि आपने करने हैं लाजमी सारे। जैसे अब यहाँ देखें, द मीनिंग ऑफ क्रोमेटोस, उसे हम कहते हैं कलर राइटिंग, ठीक है। ये वाला MCQ जो है ये इसका आंसर ये बनता है। इसी तरह काफ़ी सारे जितने भी MCQs यहाँ मेंशन हैं वो सारे आपके इसी टॉपिक से रिलेटेड है, उनको आप अच्छे से कर लें। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिलेटिव एफिनिटी, डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल, एडजॉर्प्शन एंड पार्टीशन, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, उसका फार्मूला आ जाता है। उसके बाद डिफाइन क्रोमेटोग्राफी। तो ये वही है जो हम सारा अभी पढ़ चुके हैं। तो इसको अच्छे तरीके से देखेंगे आप, इसको लाजमी आपने असाइनमेंट को अटैम्प्ट करना है, MCQs को भी और शॉर्ट क्वेश्चन को भी। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन कोई इन्वॉल्व नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में होगा इंशाल्लाह, जो कल हम पढ़ेंगे, दैट इज़ पेपर क्रोमेटोग्राफी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।